इस सिंगल वीडियो में हम पूरा का पूरा कोलिजन का चैप्टर समझ लेंगे, साथ में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें किसी इंसान को मारना है तो मैं या तो ये बॉल फेंक के मार सकता हूँ या टमाटर फेंक के मार सकता हूँ। इन दोनों का वजन सेम है, जिस स्पीड से मैंने फेंक सकता हूँ वो सेम है, तो इन दोनों का ही मोमेंटम यानी कि पी वेक्टर पी हो जाता है मास टाइम्स वेलोसिटी। दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे ये उस इंसान से टकराएंगे वहां होगा कोलिजन। अब इस केस में बॉल जाएगी, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी और वापस उछल के आ जाएगी। टमाटर भी वहां जाएगा, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, लेकिन ये वहीं चिपक जाएगा, फट जाएगा। तो बॉल के केस में क्या हुआ कि इसका मोमेंटम mv था, फिर बाद में वापस mv यानी 2mv हो गया। बॉल के केस में हमने जो मोमेंटम ट्रांसफर किया वो है 2 टाइम्स mv, और टमाटर के केस में हमने जो मोमेंटम ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू है सिर्फ mv। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर हमें उसे ज्यादा चोट पहुंचानी है तो हमें उसे बॉल से मारना चाहिए, वहां पर डबल मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में हमें टमाटर फेंक के मारना चाहिए, क्योंकि टमाटर वहां जाके फट जाएगा, उसके कपड़े खराब हो जाएंगे, शायद उसमें से थोड़ी बदबू भी आने लगे। तो फिजिक्स को लाइफ में यूज करने से पहले हमें थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो भी सोच लेना चाहिए। इस वीडियो के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक वीडियो में पूरा का पूरा कोलिजन हम समझ लेंगे। कोलिजन में होता है मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। ये उसके मोशन की एक प्रॉपर्टी है। अगर मान लो हमारे पास एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसका वजन है 1000 किलोग्राम, तो उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी यानी कि 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास मोमेंटम है। अब इस कार के आगे मान लो एक 100 ग्राम की बॉल पड़ी हुई है, कार उससे आके टकराएगी और कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस कार का पूरा मोमेंटम इस बॉल को मिल जाए? उस केस में क्या होगा कि कार की जो वेलोसिटी है, कार की स्पीड बन जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और हमारे इस बॉल का मोमेंटम हो जाएगा 10,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल का मास इंटू बॉल की वेलोसिटी इज इक्वल टू 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। अब बॉल के मास से इधर जाके हम डिवाइड कर देंगे तो बॉल की वेलोसिटी हमें मिलती है 1 लाख मीटर पर सेकेंड। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई बॉल रास्ते में, हमारी कार आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, अचानक से टकरा के कार रुक गई और वो बॉल 1 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकने लग जाए और मैंने पेन में कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, मेरा पेन पीछे फेंक गया। इस वीडियो में हम ये सभी चीजें डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कोलिजन होता क्या है, ये टकराव कैसे होता है, उसमें मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व होता है। कोलिजन होता है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, यानी एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होता है। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है, इसीलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी कुछ डायरेक्शन होता है। अगर इसे मैं इस डायरेक्शन में फेंकूंगा तो इसके मोमेंटम का डायरेक्शन भी यही होगा, क्योंकि वेलोसिटी का यही डायरेक्शन है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर नेट फोर्सेज 0 होने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास ये बॉल है तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, मेरे हाथ से ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो इसका मोमेंटम इनिशियली 0 था, बाद में इसका कुछ मोमेंटम बढ़ता जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो रियल लाइफ में ग्रेविटी तो सभी जगह, यानी दुनिया भर में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो कोई आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होते हैं, लेकिन मोमेंटम तो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होता है। यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है। जब भी कोई कोलिजन होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट टकराती हैं, तो उनका इंटरेक्शन एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होता है। उस छोटे से टाइम में ये ग्रेविटी के कारण या किसी भी छोटे मोटे फोर्स के कारण जितना भी वर्क होता है वो बहुत कम होता है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस इंस्टेंट के लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये बॉल यहां से नीचे गिरेगी, इस टाइम ड्यूरेशन में मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये जमीन पर टकराएगी सिर्फ उस इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्व हम कर सकते हैं। कोलिजन के काफी सारे एग्जाम्पल हम अपने आसपास देखते हैं। जब हम कील ठोकते हैं तो वो हथौड़ा और कील के बीच में कोलिजन होता है। मान लो हम कार को पानी से धो रहे हैं, तो पानी हम फेंकते हैं कार के ऊपर, कार की गंदगी है कुछ, उस धूल मिट्टी के ऊपर पानी गिरता है, उनके आपस में भी कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होता है और पानी इस तरीके से चारों तरफ फेंकता है।
उसके बाद ग्रेविटी भी असर कर रही होती है, तो ऊपर जाने वाला पानी भी इस तरीके से नीचे आता है, इस तरीके से नीचे आता है। लेकिन जिस इंस्टेंट पे पानी ने कार को हिट किया तो उस वक्त आप ग्रेविटी को इग्नोर कर सकते हो, वहां पर सिर्फ हमें मोमेंटम कंजर्व कराना है। पहले समझते हैं कोलिजन प्रोसेस में होता क्या है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटीज हैं, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, तो ये दोनों पास आएंगे और टकराएंगे। टकराने से पहले इनकी अपनी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जो कि 12mv² से हम पता कर सकते हैं। अब जब ये आके टकराती हैं तो ये देखो कुछ पिचक जाती हैं, कुछ डिफॉर्म होती हैं। जनरली कोलिजन इतनी जल्दी होता है कि हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन स्लो मोशन में ये सब साफ साफ दिखाई देता है। जिस वक्त ये डिफॉर्म होती हैं तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, या हो सकता है पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए। ये लोग थोड़ा डिफॉर्म हुए, इसको आप समझो कि एक स्प्रिंग की तरह ये दब गए हैं, और स्प्रिंग जब दबती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। आइडियल केस में ये आइडियल स्प्रिंग की तरह काम करेंगे, यानी कि ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप वापस एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और ये इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो हमने देखा कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुई और फिर से काइनेटिक एनर्जी में आ गई। अगर आइडियल केस है, आइडियल सिचुएशन है, तो हमारे कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में गई, फिर वापस काइनेटिक एनर्जी 100% हमें वापस मिल गई। लेकिन रियल लाइफ में कभी भी आइडियल केस होता नहीं है, तो कुछ पोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें हीट फॉर्म में मिलता है, या फिर उसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है, एनर्जी साउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और हो सकता है ये ऑब्जेक्ट्स परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएं या फिर गर्म हो जाएं, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अगर किसी कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन यानी कि ये परफेक्ट स्प्रिंग की तरह, एक परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल की तरह इन्होंने एक्ट किया। रियल लाइफ में जनरली परफेक्टली इलास्टिक कोई कोलिजन होता नहीं है। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हुआ, जितना भी लॉस पॉसिबल हो सकता है, पूरी की पूरी चली गई, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से चिपक जाती हैं। ये दोनों आ रही थी और एक साथ कहीं जाने लगेंगी, या इस तरफ जाने लगेंगी, या हो सकता है बीच में ही रुक जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट्स चिपक जाती हैं। और इन दोनों के बीच का कुछ केस हुआ तो थोड़ा एनर्जी का लॉस होगा, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग जाएंगी, और उसके बारे में भी हम एनालाइज करेंगे। कोलिजन्स को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी इलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी हुई इनइलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें जितना ज़्यादा लॉस हो सकता है उतना ज़्यादा लॉस काइनेटिक एनर्जी का हो जाता है। और अगर इन दोनों के बीच में कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है तो उसे हम बोलते हैं पार्शियली इनइलास्टिक या फिर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इनके जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से भी हम इन कोलिजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। कोलिजन हो सकता है हेड ऑन, यानी एकदम आमने सामने हो, या फिर ओब्लिक, उसमें इस तरह का कोलिजन होता है। ये हम पता कैसे करेंगे? इसे समझने के लिए पहले हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट समझना होगा। अब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है? देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराती हैं तो उनके बीच में एक कांटेक्ट हुआ है। उस कांटेक्ट पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। तो इस बॉल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है, दूसरी वाली बॉल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है। दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें मिल गए। अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटीज इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट में थी तो फिर ये हेड ऑन कोलिजन हुआ, मतलब एकदम आमने सामने का भिड़न। जैसे मान लो हमारे पास एक वॉल है और हमारे पास एक बॉल है। जब यहाँ पर टकराएगी तो मान लो ये बॉल यहाँ पर आ चुकी है। बॉल के लिए नॉर्मल ये हो जाएगा, दीवार का नॉर्मल भी यही है। दीवार की तो कोई वेलोसिटी है नहीं, दीवार तो रुकी हुई थी, लेकिन बॉल की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो ये हो जाता है हेड ऑन कोलिजन। जैसे अगर मैं बॉल को एकदम ऊपर से छोड़ दूं तो ये नीचे टकराएगी, जमीन का नॉर्मल भी इधर ही है, बॉल का कॉन्टैक्ट पॉइंट का नॉर्मल भी यही है, इसीलिए ये हुआ हेड ऑन कोलिजन। अगर मैं इसे साइड वाइज फेंकता हूं इस तरीके से, तब ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है। देखो, इस केस में कांटेक्ट पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो वो इस तरीके से आती है, लेकिन हम देखते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, इसलिए ये हुआ ओब्लिक कोलिजन। जनरली हमारा हेड ऑन कोलिजन वन डायमेंशनल होता है, एक ही डायमेंशन में। देखो, इस लाइन में आ रहे थे, इसी लाइन में ये ऑब्जेक्ट्स वापस गए। अगर हमारा हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ओब्लिक कोलिजन है, तो कुछ इस तरह का मोशन होता है। ये एक प्लेन में, 2D प्लेन में हमारे पास कोलिजन आ गया। क्या कोई कोलिजन 3 डायमेंशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से आ रहे हैं और इस तरीके से चले जाएं
तो इस वाले पूरे प्लेन में भी है और उस वाले पूरे प्लेन में भी है, यानी पूरी 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारी बॉल्स मूव करेंगी और वो कोलिजन एक 3 डायमेंशनल कोलिजन हो जाएगा जो कि हमारे सिलेबस से बाहर है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स टकराती हैं तो आपस में कुछ फोर्स लगाती है, और मान लो बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए उन्होंने फोर्स लगाया, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ डी टी, जो भी छोटा सा टाइम इंटरवल है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। अब अभी के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि जो भी फोर्स लगता है वो यूनिफॉर्म है, वेरिएबल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। कितनी देर के लिए फोर्स लगाए, यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये है ऑब्जेक्ट 1, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा होगा F1। ये है ऑब्जेक्ट 2, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा होगा F2। पहली ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा P1 यानी चेंज इन मोमेंटम, उसको हम लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर F1 इंटू डेल्टा टी, जितने भी टाइम इंटरवल के लिए वो फोर्स लगाए। दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा P2 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इंटू डेल्टा टी। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगे हैं हमारे F1 और F2, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। यहां से हमें क्या होता है, देखो इस इक्वेशन को यहां पर रिप्लेस कर दो, इससे मिल जाता है डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। या फिर हम लिख सकते हैं इसे रीअरेंज करके डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो हो सकता है कि डेल्टा P1 0 ना हो, डेल्टा P2 0 ना हो, लेकिन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि ओवरऑल मोमेंटम चेंज 0 है, यानी कि ओवरऑल मोमेंटम कांस्टेंट रहा होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहा है। मोमेंटम हमेशा कोलिजन में कंजर्व होता है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। हमने देखा भी था कि काइनेटिक एनर्जी आते हैं ये लोग, थोड़ा देर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वापस काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा टाइम t, ये है एनर्जी। कोलिजन से पहले दोनों की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, टाइम के साथ वो कांस्टेंट है। जैसे ही कोलिजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी अचानक से कम हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। अब उसके बाद दो काम हो सकते हैं, या तो हमें काइनेटिक एनर्जी 100% रिकवर हो जाएगी, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलता है। देखो काइनेटिक एनर्जी वापस ऊपर आ गई। ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक। या फिर हो सकता है कि हम एनर्जी रिकवर ही नहीं कर पाए, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी की इतनी ही रह जाएगी। ये केस हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और एक और केस हो सकता है जब हमें इन दोनों के बीच में कहीं एनर्जी रिकवर होके मिले, और ये कुछ पार्शियल इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन उसे बोलेंगे। इस प्रोसेस के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आए होंगे। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मान लो 0 ही थी, तो चल रही है 0 0 0 0 0। जैसे इनका कोलिजन हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, जितना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक केस में पोटेंशियल एनर्जी फिर से पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर से 0 हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, कोलिजन के टाइम बढ़ जाती है और फिर से उसी पुरानी वैल्यू के बराबर आ जाती है। इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है। अगर हम देखना चाहें कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमेशा कांस्टेंट होती है और हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ग्राफ मिलता है। हेड ऑन कोलिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल, एक बॉल को लो और इस तरीके से जमीन पे छोड़ दो। बॉल जमीन से टकराएगी और फिर वापस आती है। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि बॉल टकराती है और फिर कुछ कम हाइट तक ही ऊपर आती है, 100% हाइट तक ऊपर नहीं आ पाती है। तो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। नीचे ये जो जमीन है, इससे ये जब टकराई तो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी। फिर वापस जब जा रही है तो इसकी ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी है v। परफेक्टली इलास्टिक केस में ये u और v सेम होंगे, u इज इक्वल टू v। अगर जमीन एक ऑब्जेक्ट है और ये बॉल भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास आने की जो स्पीड है वो है स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू
स्पीड ऑफ सेपरेशन, टकराने के बाद जब ये वापस जा रहे हैं तो हम इसे बोल सकते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन दोनों बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ, अर्थ है क्या? अर्थ फ्लैट तो है नहीं, अर्थ एक बहुत बड़ी बॉल है। तो हमने एक बहुत बड़ी बॉल के ऊपर एक छोटी सी बॉल को गिराया है, तो ये कोलिजन कुछ इस तरह का होगा। ये हमारी छोटी सी बॉल है और ये हमारी बहुत बड़ी अर्थ है। इनके बीच में अगर कोई कोलिजन होता है तो हो सकता है बाद में इसका मोमेंटम में इस तरफ थोड़ा सा चेंज आए, इस बॉल के मोमेंटम में भी इस तरफ थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन इनकी जो स्पीड ऑफ अप्रोच है और स्पीड ऑफ सेपरेशन है वो सेम होती है। ये हम बाद में फॉर्मूले से भी प्रूव करेंगे। वन डायमेंशनल कोलिजन का एक जनरल केस लेते हैं। हमारे पास मास m1 m2 है जिनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2। वो दोनों टकराते हैं और उसके बाद उनकी वेलोसिटी बन जाती है v1 एंड v2, फाइनल वेलोसिटी। हम प्रूव करना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर है। देखो, हमें कोलिजन के बारे में क्या पता है? कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? सारी वेलोसिटीज देखो इस डायरेक्शन में बनाई है। हो सकता है उनकी वैल्यूज नेगेटिव हो तो अपने आप इस डायरेक्शन में हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म के हिसाब से हमने सारी इस डायरेक्शन में बनाई है। इनिशियल मोमेंटम कितना है? इस वाली बॉल का मोमेंटम है m1 u1 प्लस इस वाली बॉल का मोमेंटम है m2 u2। ये हुआ इनिशियल मोमेंटम जिसकी वैल्यू होनी चाहिए फाइनल मोमेंटम के बराबर, जिसकी वैल्यू यहां से लिख दो m1 v1 प्लस m2 v2। अगर हम m1 वाली सभी टर्म्स को, ये वाली जो दो टर्म्स हैं एक तरफ ले आए तो हम लिख सकते हैं m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, दूसरी तरफ आ जाएंगी m2 वाली टर्म्स u2 माइनस v2। देखो मैंने माइनस लगा दिया पर इन दोनों के साइन भी चेंज कर दिए। सॉल्व करोगे तो हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हाफ से सारे हाफ कैंसिल हो जाते हैं। अब हम फिर से वही करते हैं, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो एक तरफ आ जाता है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 माइनस बाहर ले लो तो बन जाएगा u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये देखो ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी काफ़ी सिमिलर दिख रही हैं। अच्छा, ये वो वाला फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे m1 u1 माइनस v1 मल्टीप्लाइड बाई u1 प्लस v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 इंटू u2 माइनस v2 u2 प्लस v2। यहाँ पर देखो m1 इंटू u1 माइनस v1 है, यहाँ पर भी m1 इंटू u1 माइनस v1 है, तो इन दोनों को रिप्लेस हम कर देते हैं इस इक्वेशन से। अगर वैल्यू लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, इसे रिप्लेस कर दूंगा मैं, वो बन जाएगा माइनस m2 u2 माइनस v2 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू माइनस m2 u2 माइनस v2 u2 प्लस v2। अब ये u2 माइनस v2 से u2 माइनस v2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, और हमें इक्वेशन मिल जाती है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। या फिर इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इधर का उधर कर दूंगा, देखना u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को टकराना है तो u1 और u2 में कौन सी बड़ी होनी चाहिए? u1 बड़ी होनी चाहिए। और u1 माइनस u2 क्या चीज़ है? इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ये इस तरफ जा रही है u2 से, ये आ रही है u1 से, लेकिन ये तेज़ी से आ रही है, तो u1 माइनस u2 बन जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या है? देखो यहाँ पर v2 हमेशा v1 से बड़ा होगा तभी ये लोग दूर जाएंगे। अब इनकी टक्कर हुई है उसके बाद ये दूर ही तो जाएंगे, तो v2 माइनस v1 बन जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन m1 u1 और m2 u2 की वैल्यूज कुछ भी हो, हमने प्रूव किया है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, जहां पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है।
साथ में हम ये भी देखते हैं कि u1 माइनस u2 क्या चीज़ है, इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। और v2 माइनस v1 क्या है, v2 माइनस v1 है इस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव इस वाली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो हमें रिलेटिव वेलोसिटीज भी बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम दिख रही हैं। इसका मतलब क्या हो, मान लो हम इस वाली बॉल के ऊपर बैठे हैं और ये इस तरीके से टकराते हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी इंसान बैठा है उसे जितनी तेजी आता हुआ दिखाई दिया उतनी तेज जाता हुआ दिखाई देगा, भले इन दोनों की वेलोसिटीज कितनी भी चेंज हो जाए। इसको समझने का एक और तरीका, मान लो हम कार में जा रहे हैं और हमारे ऊपर किसी ने बॉल फेंकी, तो बॉल हमें जितनी तेज आते हुए दिखाई देगी उतनी तेज जाते हुए दिखाई देगी। रियल लाइफ में सड़क पे कार की वेलोसिटीज कुछ भी हो, बॉल की वेलोसिटीज कुछ भी हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमें कितनी तेज आते हुए दिखाई दिया और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी तेज जाते हुए दिखाई दिया, दोनों सेम होंगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। इस एग्जांपल में देखो, हमारे पास एक 100 ग्राम की बॉल है जो रेस्ट पे है और एक कार आ रही है 1000 किलो की 10 मीटर पर सेकंड से। अगर हम सिर्फ मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे तो एक ऐसा केस भी आ सकता है कि कार रेस्ट पर आ गई और पूरा का पूरा मोमेंटम इस बॉल को मिल गया। उस केस में बॉल की स्पीड कितनी आ जाती है, 1 लाख मीटर पर सेकंड। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का भी यूज करें, काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्व होनी चाहिए, तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv² यानी कि 500 इंटू v² यानी कि 50,000 जूल। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इस छोटी सी बॉल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू मास की वैल्यू 0.1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 1 लाख का स्क्वायर करो, इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ जूल्स। यहाँ पर 50,000 जूल थी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 50 करोड़ जूल्स हो गई। तो ये कहाँ से आई इतनी एनर्जी, ये एनर्जी कहीं से आ नहीं सकती। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि कार अपने आप रुक जाए और उसकी पूरा का पूरा मोमेंटम बॉल को मिल जाए। एनर्जी एक्स्ट्रा कहाँ से क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का यूज करना चाहिए। इस केस में देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, कार में अंदर बैठ के हमें बॉल आते हुए दिखाई देगी 10 मीटर पर सेकेंड से। अब कार में बैठे बैठे हमें बॉल जाते हुए भी दिखाई देनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद कार की वेलोसिटी हो जाती है v कार और बॉल की भी वेलोसिटी हो जाती है v बॉल। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, देखो बॉल जा रही है vb से, कार पीछे पीछे आ रही है vc से। कार धीरे चल रही होगी, बॉल तेज चल रही है, तभी बॉल दूर भी जा रही है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर आ जाती है vb माइनस vc और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें दूसरी इक्वेशन लगानी है मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है कार का है, बॉल तो रेस्ट पर है, कार का मोमेंटम हो जाता है 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम कितना है कार का, फाइनल मोमेंटम हो जाता है vc और vb को अपने अपने वजन से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 कार का मास है, उसकी वेलोसिटी है vc प्लस बॉल का मास है 0.1 इंटू बॉल की वेलोसिटी है vb। हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब इनसे हम सॉल्व करके कार और बॉल की वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें मिलता है vb इज इक्वल टू 10 प्लस vc। तो इसे लिख देते हैं 10,000 इज इक्वल टू 1000 vc प्लस 0.1 इंटू 10 प्लस vc यानी कि 10,000 इज इक्वल टू 1000 vc प्लस 1 प्लस 0.1 vc। ये 1 इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 9999 इज इक्वल टू vc ऐड होकर के हो जाएगा 1000.1 vc यानी कि vc की वैल्यू आ जाती है 9999 डिवाइडेड बाय 1000.1। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी उसकी वेलोसिटी लगभग 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड के बहुत ज़्यादा करीब है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हैवी ऑब्जेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता कोलिजन का। तो आप इसको ऐसे समझो, एक ट्रक जा रहा है, उसके सामने मक्खी आगे टकरा गई तो ट्रक रुकेगा नहीं, ट्रक को फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट
मक्खी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बदल सकती है और वो पता लगाने के लिए हम वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। देखो, कार की इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, हम मान लेंगे कार की फाइनल स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? कार के अंदर बैठेंगे तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से आते हुए दिखाई देगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बाद में इस बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी इस तरफ VB। अब बॉल की स्पीड उस तरफ है VB, पीछे से हम 10 मीटर पर सेकेंड से अभी भी चल रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी दिखाई देगी? उसकी वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू VB माइनस 10। यहां से हमें मिल जाता है VB इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, अगर हमारी बॉल भी 10 मीटर पर सेकेंड से कार की तरफ आ रही थी तो इस केस में हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाती है। दोनों आपस में 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनली क्या हो रहा है? बॉल की वेलोसिटी है VB। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू VB माइनस 10। इसकी वैल्यू होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो VB की वैल्यू आ जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का यूज करना चाहिए। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मास और वेलोसिटी हमें दी गई हैं, हमें पता करना है उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या रहेंगी। सबसे पहली स्टेप, मोमेंटम को कंजर्व करा दो। इनिशियल मोमेंटम कितना है? इस वाली का मोमेंटम है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो ये आ जाता है 2 × 5। इस वाली बॉल का मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम है 3 × 2। ये होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के बराबर। फाइनल मोमेंटम कितना है? देखो, 2v1 इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम है 3v2, तो ये आ जाता है 10 + 6 यानी कि 16 इज इक्वल टू 2v1 + 3v2। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये 5 से आ रहा है, ये 2 से भाग रहा है, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाती है 5 - 2 इज इक्वल टू 3। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? यहाँ पे V2 और V1 में कौन सी बड़ी होगी? V2 बड़ी होगी, क्योंकि टकराने के बाद तो ऑब्जेक्ट्स दूर जाती हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू है V2 - V1। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स, इसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यहां से हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू V2 - 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो 16 इज इक्वल टू 2। V1 की वैल्यू आ जाती है V2 - 3 + 3v2, यानी कि 2v2 - 6 + 3v2। ये -6 इधर जाकर के हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 2 + 3 5v2, यानी v2 की वैल्यू आ जाती है 4.4 मीटर पर सेकेंड। अब v2 की वैल्यू आ गई 4.4 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से हम v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। v1 इज इक्वल टू V2 - 3, यानी कि 1.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कोलिजन में मोस्टली सारे एग्जांपल्स ऐसे ही होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में फिर से कोलिजन हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का वजन है 1 किलोग्राम। इसका हमें वजन नहीं पता, वो है m। हमें एक्चुअली वजन ही पता करना है और बताया गया है कि ये रेस्ट पर था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में हो गई u/3। तो इस मास की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। अगर मास बहुत ही ज़्यादा होता तो ये पूरी की पूरी u वेलोसिटी से वापस आती। मास की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू रही होगी, उसे हम पता करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 1 × u, यानी कि u प्लस इसका मोमेंटम इनिशियल 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम उल्टे डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है -u/3। वजन 1 ही है तो 1 kg से मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी कि mv। दूसरी इक्वेशन आएगी अप्रोच और सेपरेशन से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? ये तो रेस्ट पर है, इसकी स्पीड है u, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? ये देखो, अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इस बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू आ जाती है u/3 + v।
फिर से हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हमें मिलता है v इज इक्वल टू u माइनस u बाई 3 यानी कि 2u बाई 3। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो तो इससे मिल जाता है हमें u इज इक्वल टू माइनस u बाई 3 प्लस m इंटू v की वैल्यू कितनी है 2u बाई 3। u से u कैंसिल, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 प्लस 2m बाई 3। ये माइनस 1 बाई 3 इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 4 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मास की वैल्यू आ जाती है 2 kg। ये हमारा आंसर आ गया। इनइलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है उतना हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। अगर ये लोग आ रहे हैं तो आपस में चिपक जाएंगे, अभी इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, हो सकता है कि यहीं पे रुक जाएं डिपेंडिंग अपॉन कि इनका मास कितना है, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज कितनी थी। तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकती है और कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। हमने ग्राफ भी देखा था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता है, कोलिजन के टाइम पे ऐसे चलता है और नीचे आता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था तो ये फिर से रिकवर हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये रिकवर नहीं होगी और ये यहीं पे रह जाती है। अब देखो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी ये हो सकती है। अब हमें पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, यानी कि ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हुआ, उसी को पता करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है m1u1, इसका मोमेंटम है 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स चिपक गई हैं, उसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 जो कि कंबाइंड मास है और फाइनल वेलोसिटी है v। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1। हमें पता करना है काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी वजह से जो है हाफ m1 u1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख दो, हाफ मास अब कंबाइंड मास है m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो वो हो जाएगी u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इससे यहाँ से एक ये कट जाएगा और m1 u1 स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी, हाफ को भी कॉमन ले लेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा m1 प्लस m2, वापस माइनस m1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कि लॉस्ट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। हाफ m1 u1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। m2 अपॉन m1 प्लस m2, तीनों मास हैं, तीनों वॉल्यूज पॉजिटिव होंगी तो काइनेटिक एनर्जी लॉस की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मास m2 है वो एक नल मास होता है, यानी उसका कोई वजन ही नहीं है, m2 की वैल्यू 0 है। उस केस में आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये ऑब्जेक्ट जा रही थी, ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट से टकरा गई जिसका कोई मास ही नहीं है, तो कोलिजन ही नहीं होगा। फिर क्या कोलिजन, मास ही नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का तो कुछ ना कुछ मास होता ही है। तो ये जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, बेसिकली कोई कोलिजन नहीं हुआ, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू भी 0 आ जाती है। अगर m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है m1 से, उस केस में क्या होगा, ये m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट
उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ m1u1 स्क्वायर, यानी जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब पूरी की पूरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। इसका मतलब ये सड़े हुए टमाटर की तरह, अगर ये सड़ा हुआ टमाटर किसी बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट से टकरा गया, यानी कि किसी दीवार से टकरा गया, तो ये वहाँ जाके चिपक जाएगा। एक्चुअली ये तो फट जाएगा। इसकी जगह च्युइंगम को देखो, च्युइंगम को यहाँ पे फेंको, वो यहाँ चिपक जाएगी दीवार पे। तो उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी अब वो गई, वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो हाफ m1u1 स्क्वायर हमारी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई वो हमें बतानी है। तो हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी। उसके लिए हम मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये 2 किलो वाला इस तरफ मूव कर रहा है 5 से, तो इसका मोमेंटम आ जाता है 2 × 5। इसका मोमेंटम हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो -2 × 10 इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम हो जाएगा 4 × v। तो 2 × 5 10 -20 इज इक्वल टू 4v। तो v की वैल्यू आ जाती है -10/4, यानी कि -2.5 मीटर पर सेकेंड। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि इसकी एक्चुअली वेलोसिटी इस तरफ रही होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, इसकी और इसकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, वो जाता है हाफ m1 यानी कि 2 × v स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर जो होता है 25, प्लस हाफ m2 उसकी वैल्यू है फिर से 2 × v स्क्वायर वो है 10 स्क्वायर, माइनस के फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू मास की वैल्यू अब है 4 kg इंटू 4 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी अब कितनी है 2.5, उसे मैं लिख देता हूँ 25/10 का स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 बन जाएगा। हमारे पास आ जाती है 25 + 100 यानी कि 125 माइनस 2 × 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर हो जाता है 6.25। इससे हमारा आंसर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू 112.5 जूल। काफ़ी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की मिलाकर थी 125 जूल और फाइनली बची है सिर्फ 12.5 जूल। तो 112.5 जूल एनर्जी का लॉस हो गया इन इलास्टिक कोलिजन में। उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स कुछ गर्म हो गई होंगी या कुछ आवाज़ आई होगी, या अगर बहुत तेज़ वो लगे हैं तो हो सकता है कुछ स्पार्क हमें देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन यानी कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है। इसकी जनरल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 2 को 0 माना गया है, लेकिन हम उसे 0 नहीं मानेंगे। हम एक जनरल केस, दोनों की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसे सॉल्व करते हैं। कोलिजन हो गया। हमें जो चीज़ें पता है वो है m1, u1, m2 और u2। हमें पता करना है v1 और v2, जो कि इन चारों की टर्म्स में होनी चाहिए। सबसे पहले हम मोमेंटम बैलेंस करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वो हो जाता है m1v1 प्लस m2v2। फिर हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। उससे हमें एक इक्वेशन मिली थी इलास्टिक केस के लिए, क्या थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशंस हमारी लेंदी हो जाएगी। हम लिखते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। अब ऊपर वाली इक्वेशन से मैं v1 की वैल्यू लिख दूंगा v2 की टर्म्स में। तो v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू आ जाती है, v1 की वैल्यू आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। इस m1 से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगा m1 v2 इज इक्वल टू m1
u1 माइनस m1 u2 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v2। v2 को इस तरफ लेके आओ तो बन जाता है v2 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू u2 वाली सभी टर्म्स को एक साथ ले आओ तो u2 वाली टर्म्स है m2 माइनस m1 u2, u1 वाली टर्म्स हैं एक ये है और दूसरी ये है 2m1 u1। ठीक है, तो v2 की वैल्यू आ जाती है m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1। ये हमारा v2 का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर v2 इन 4 इनिशियल वैल्यूज़ की टर्म्स में हमने लिख दी। इसी तरीके से हम v1 की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। v1 की वैल्यू आ जाती है v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2। ये हमारे पास v1 और v2 की वैल्यूज आ गई हमारे इनिशियल 4 पैरामीटर्स की टर्म्स में। और इस फॉर्मूले को भूल कर भी याद मत करने की कोशिश करना, कहीं ये काम नहीं आता है। हमने पहले भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, हमने ये फॉर्मूला तब यूज़ नहीं किया था, सीधे सीधे मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व करा के यूज़ किया था। लेकिन इस फॉर्मूले को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला केस, जब m1 और m2 की वैल्यूज बराबर हैं, m1 और m2 की वैल्यूज बराबर हैं तो v1 की वैल्यू आती है, देखो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और m1 और m2 बराबर हैं तो ये ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ जाती है, तो हमें मिल जाता है v1 इज इक्वल टू u2। v2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 और m2 बराबर है तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आ जाती है सिर्फ u1। v1 की वैल्यू आती है u2 के बराबर और v2 की वैल्यू आती है u1 के बराबर। इसका मतलब वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। अगर मास सेम है तो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज चेंज हो जाती है। अगर इसकी वेलोसिटी u1 है तो इसकी वेलोसिटी फिर फाइनली 0 हो जाएगी क्योंकि ये रेस्ट पे था और इसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी दूसरी ऑब्जेक्ट को दे दी। अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से आमने सामने आ रही है तो वो टकराने के बाद जब वापस जाएंगी तो भी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा हो गया कि ये दोनों आ रहे थे, दोनों ने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज किया और निकल गए। या फिर ऐसा भी हो सकता था, अगर कोलिजन नहीं होता तो भी हमें ऐसा देखने को मिलता, कोलिजन हो रहा है तब भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी खाली वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। एक और केस हो सकता है, इसमें मास m1 काफ़ी बड़ा है या बेसिकली एक मास दूसरे मास को डोमिनेट कर जाता है। अगर मैं इसे बॉल पे टक्कर मारूंगा तो बॉल के वजन के कंपैरिजन में दीवार का वजन बहुत ज़्यादा है, या बॉल को अगर ट्रक पे फेंकोगे तो ट्रक के कंपैरिजन में इसका कोई वजन नहीं है। उस केस में हमारे फॉर्मूले थोड़े बदल जाते हैं। जैसे v1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1, यानी कि इस वन मास हैवी वाले मास की वजन में वेलोसिटी में कोई अंतर ही नहीं आया, वो अनडिस्टर्ब रहा। ट्रक को फर्क नहीं पड़ता उससे कितनी मक्खियाँ आकर टकरा रही हैं, ट्रक की वेलोसिटी लगभग उतनी ही रहती है। हमने पहले सॉल्व भी किया था। v2 में देखो m1 m2 से बहुत बड़ा है तो ये m2 को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दो तो ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है -1। और यहाँ पर भी m1 बहुत बड़ा है m2 से तो इस m2 को हटा दो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है 2, यानी v2 की वैल्यू आ जाती है 2u1 माइनस u2। थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन ये बेसिकली वही बात हो गई कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हम कह सकते हैं कि अगर हम उस ट्रक के अंदर बैठे हैं तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि जो भी मक्खी आगे टकराई उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई, जिस अप्रोच से आ रही थी उसकी जगह वही स्पीड उसकी सेपरेशन की हो गई है। न्यूटन्स क्रैडल मेरे पास तो है नहीं, पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर हमारे पास आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ये रुकी हुई है तो ये इस तरफ आएगी, इसकी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगी। इसकी जगह अगर हम पेंडुलम लेते हैं, ये ऐसा पेंडुलम है जो इस तरीके से मूव करता है और ये भी एक पेंडुलम है जो इस तरीके से मूव करता है, उनको आसपास ले आओ तो ये पेंडुलम ऐसे मूव करेगा, कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी, फिर ये इधर जाएगा। फिर इस तरीके से हमारा मोशन होगा दो अलग अलग पेंडुलम का, ऐसा लगेगा कि एक्चुअली एक ही पेंडुलम है। तो यही है न्यूटन्स क्रैडल। और इसमें हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट
यहाँ तक आती है इस जगह पे, फिर अपनी वेलोसिटी से ट्रांसफ़र कर देती है और फिर ये वाली ऑब्जेक्ट यहाँ तक जाती है। अच्छा, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U, वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसे ट्रांसफ़र हो गई, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट भी एग्जैक्टली सेम होगी परफेक्टली आइडियल कंडीशन में। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इनकी सिर्फ वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसकी वेलोसिटी अभी थी 1 मीटर पर सेकेंड, वो वाली इसको मिल जाएगी, तो इसकी स्पीड हो जाएगी इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड इस तरफ हो जाएगी जो इसकी स्पीड थी यानी 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में भी आइडेंटिकल मास है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, अब ये वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगी और इसे मिल जाएगी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ये वैसे ही हमें पूल टेबल पे, स्नूकर टेबल पे हम देखते हैं, एक बॉल रुकी हुई है, दूसरी बॉल ने उसको आकर मारा, तो जिसने मारा वो बॉल वहाँ रुक जाती है और जो पहले रुकी बॉल थी वो आगे निकल जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल हैं, दोनों का वजन सेम है, उन्हें एक फ्रिक्शनलेस लूप में लगा दिया है। अब वो कंस्ट्रेंट मोशन करेंगी, इसी में इस तरीके से घूमेंगी, ठीक है। कोई ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ग्रेविटी मत अज्यूम करना, नहीं तो एक्सेलरेशन वगैरह टर्म्स आ जाती हैं। नो ग्रेविटी। अब एक को हमने डबल वेलोसिटी दी है इस तरफ, एक को हमने सिर्फ v दी है वेलोसिटी, तो ये डबल वेलोसिटी वाली बॉल दुगुना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जितनी देर में ये सिर्फ v वेलोसिटी वाली बॉल डिस्टेंस ट्रैवल करती है उससे। तो ये बॉल कुछ यहाँ तक चलेगी और ये वाली बॉल तब तक यहाँ आ जाएगी, फिर ये टकराएंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। अब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये धीरे धीरे इस तरफ चलेगी, ये वाली अब तेज़ चलेगी, इसकी वेलोसिटी 2v हो जाएगी, तब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये यहाँ तक आएगी, फिर वेलोसिटीज़ फिर से एक्सचेंज हो जाएंगी, तो ये वाली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अब इस बार ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इस तरीके से वेलोसिटीज़ एक्सचेंज होती रहेंगी और ये अलग अलग जगह टकराएंगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ टकरा रही है या कहीं भी टकरा रही है। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ कोलिजन के बाद ये फिर से इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर टकराएंगी, उसे पता करते हैं। इस क्वेश्चन में हम सिमेट्री का यूज़ करते हैं। देखो ये सेंटर है, वेलोसिटी v वाली बॉल ने, इस रेड बॉल ने मान लो x डिस्टेंस ट्रैवल किया, उतनी देर में इसने 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3x। ये 3x डिस्टेंस जैसे ही होगा ये लोग टकरा जाएंगे, तो 3x में हमारे पास पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके 3 पार्ट हम कर देते हैं। ये देखो, इसका मतलब पहला कोलिजन यहाँ पर होगा, इस जगह पर, यहाँ पर कोलिजन नंबर 1 हुआ। उसके बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। अब ये जो पर्पल वाली बॉल है ये 2v से घूम रही थी, उसके बाद ये सिर्फ v से घूमेगी और ये इस तरफ चल देगी रिवर्स डायरेक्शन में। फर्स्ट हमारी बॉल यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची, फिर टकरा गई और उल्टे डायरेक्शन में मुड़ गई। इतनी देर में हमारी रेड वाली बॉल ने सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, फिर ये भी टकरा गई। अब रेड वाली बॉल की वेलोसिटी डबल है, तो इस बार रेड वाली बॉल 2x डिस्टेंस चलेगी। रेड वाली बॉल मान लो यहाँ तक आ गई, फिर टकराएगी। इतनी देर में ये पर्पल वाली बॉल भी यहाँ तक आई होगी, फिर टकराए होंगे। अब फिर से वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, तो पर्पल वाली अब फिर से 2x डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये 2x ट्रैवल करेगी, यहाँ तक आ जाएगी और इतनी देर में ये रेड वाली बॉल ने सिर्फ x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा कोलिजन यहाँ पर हुआ, सेकेंड कोलिजन हमारा यहाँ पर हुआ और थर्ड कोलिजन फिर से टॉप मोस्ट पॉइंट पर हुआ। ग्रेविटी अभी हमें कंसिडर नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में कोई ग्रेविटी नहीं थी, तो हमारा आंसर आ जाता है सी। कोलिजन का ये सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। मान लो हमारे पास दो बॉल है और इन्हें मैं किसी ज़मीन पर इस तरीके से टकराता हूँ, लुढ़काता हूँ, तो ये ज़मीन के लेवल पे देखना कभी भी इनका हेड ऑन कोलिजन नहीं होने वाला, हमेशा ये किसी, इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट टेढ़ी रहने वाली है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है इस तरफ और इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है कुछ और है, लेकिन इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो कॉमन नॉर्मल है वो ये है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटीज़ नहीं है, यानी कि एक हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये एक ओब्लिक कोलिजन है, एक 2 डायमेंशनल कोलिजन है। इसलिए हम देखते भी हैं ये बॉल थोड़ा उचक जाएगी, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, उसे कॉम्प्लिकेशंस को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें हेड ऑन कोलिजन कराना है तो हम इनको इस तरीके से टकरा सकते हैं।
अगर मैं इसको नीचे से फेंकता हूँ तो ये एकदम हेड ऑन कोलिजन यहाँ पर पॉसिबल है। अब हम एक अजम्पशन लेते हैं, मान लो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी हैवी बॉल है और दूसरी एक हल्की सी छोटी सी बॉल है। उन दोनों को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से मैंने टकरा दिया, ठीक है। ज़मीन के इतना ऊपर ये है, तो दोनों कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी टकराने से ठीक पहले? मान लो h डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल की और इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, तो पहले ज़मीन से कौन सी बॉल टकराएगी? पहले ये नीचे वाली बॉल ज़मीन से टकराएगी। टकराते ही इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये वाली वेलोसिटी अभी भी नीचे की तरफ है। अब ये आमने सामने हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा और फिर उसके बाद ये फिर से टकराकर ऊपर जाएगी। अजम्पशन ये है कि इसका मास इसके मास से बहुत ज़्यादा है, तो हम वो अप्रॉक्सीमेशन कर पाएंगे m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2। मान लो हमने इनको h हाइट से नीचे गिराया, स्मॉल h से, तो इसकी फाइनल जो वेलोसिटी दोनों बॉल के नीचे जाकर के स्पीड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी √2gh। ये कहाँ से आया? हमने mgh को बराबर कर दिया हाफ mv² से। इसे हम बोल देते हैं u। अब ये दोनों u स्पीड से नीचे आए, पहले नीचे वाली बॉल टकरा गई तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ऊपर की तरफ u, तो इसकी स्पीड ऊपर की तरफ u है, इसकी स्पीड नीचे की तरफ u है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी स्पीड में कोई खास चेंज होगा नहीं। आप ऐसा समझो ये ट्रक है, ये मक्खी है, तो ट्रक की स्पीड में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे हम बोल देते हैं v बिग बॉल। इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, उसे हम बोल देते हैं v स्मॉल। हमें पता करना है v स्मॉल की वैल्यू कितनी आने वाली है। देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, इन दोनों की टक्कर होने से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है 2 टाइम्स u, दोनों u स्पीड से आसपास आ रही है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसके बराबर होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बिग बॉल। वेलोसिटी ऑफ बिग बॉल है u, तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए 2u, यानी v स्मॉल बॉल इज इक्वल टू 3u। दोनों गिरी, जमीन पे टकराई, तब तक उनकी स्पीड u थी, बाद में इसकी 3u स्पीड ऊपर की तरफ हो गई। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो ऊपर जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पता करते हैं कि हमने h हाइट से नीचे गिराया था, कितनी h हाइट तक वो ऊपर जाएगी। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसकी वेलोसिटी है 3u का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू हाफ mu²। हमें पता करना है ये कितनी हाइट तक गई ऊपर, उसे हम बोल देते हैं कैपिटल H। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg कैपिटल H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो है 9 टाइम्स ऑफ हाफ mu²। ये हो जाता है 9 इंटू हाफ mu² की वैल्यू कितनी है? 2gh। ये 2 से ये 2 कैंसिल, m से ये m कैंसिल, g से ये g कैंसिल, और हमें मिलता है कैपिटल H इज इक्वल टू 9 टाइम्स स्मॉल h। यानी इसे अगर मैं 1 मीटर की ऊंचाई से गिराऊं तो ये 9 मीटर ऊपर जाती है। आइडियल केस में से 9 मीटर ऊपर जाना चाहिए। रियल लाइफ में मान लो कि वो 8 मीटर चली गई या फिर 5 मीटर चली गई तो भी बहुत है। मतलब हमने पहली बार कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया और जितनी ऊंचाई से गिराया उससे ज़्यादा ऊपर वो ऑब्जेक्ट जा रही है। इसे हम और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक छोटा सा कंचा और रख दिया, इसके ऊपर एक रेत का पार्टिकल रख दिया। इस बॉल के लिए ये वाली बॉल काफ़ी भारी थी और उस रेत के पार्टिकल के लिए ये वाली बॉल काफ़ी ज़्यादा भारी होगी। अब आप इसे गिराओ तो वो रेत का पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। अब जैसे हमने ये फैक्टर निकाला कि कैपिटल H इज इक्वल टू 9 टाइम्स H, आप लोग कमेंट में बताओ कि अगर हम यहाँ पे एक तीसरी छोटी बॉल लगा देंगे तो हमारा जो नया H डैश हो जाएगा वो कितने टाइम्स H है। ये X की वैल्यू फाइंड करो और कमेंट में बताओ। रियल लाइफ में कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता।
लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स हमें कई बार देखने को मिलते हैं। दो च्युइंगम को चबा और फेंक दो, वो आपस में चिपक जाती है। काइंड ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर कोलिजन्स उनके बीच के कहीं होते हैं, ना इस तरफ परफेक्ट होते हैं ना उस तरफ परफेक्ट होते हैं। तो वो कितना परफेक्टली इलास्टिक है ये पता करने के लिए हमारे पास कुछ मेजर होना चाहिए। हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है। वो क्या डेफिनेशन है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने इस बॉल को इसके ऊपर गिराया तो इसकी कुछ इंसिडेंट वेलोसिटी होगी, और ये कितनी वेलोसिटी से बाउंस बैक हुई, मान लो 80% वेलोसिटी से बाउंस बैक हुई, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसे हम ई भी लिखते हैं, ई इज इक्वल टू 0.8। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वही है जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू आती है। ये हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होते हैं, तो उस केस में हमारी वैल्यू आ जाती है 1। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमें बताया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.9, तो हमें बतानी है इनकी फाइनल वेलोसिटीज कितनी है। इस केस में देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो है 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, वो 1 मीटर से इसके पास आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ पर v2 बड़ा होगा v1 से, तभी तो वो दूर जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें क्या पता चलता है? 0.9 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू आ जाती है 0.9, यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.9। कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है, तो हम इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। इसका कुछ भी मास है, मान लो 1 इंटू एम प्लस 0 इंटू एम इज इक्वल टू v1 इंटू एम प्लस v2 इंटू एम। तो ये कट गया, m से m कैंसिल हो गया और हमें मिल जाता है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक इक्वेशन मिली थी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.9। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, इसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है v2 इज इक्वल टू 1.9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9.5 मीटर पर सेकेंड। v1 की वैल्यू आ जाती है, v1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करना बहुत आसान है। ये एक एग्जाम्पल है। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है 4 किलो का, जो इस तरीके से लटका हुआ है। उसके ऊपर हमने एक बंदूक की गोली तो नहीं कह सकते, कुछ पार्टिकल है 1 किलोग्राम मास का, जिसे 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। वो इस पे जाके टकराएगा और बोला गया कि वो उसके अंदर ही घुस जाता है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अब इसके बाद इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस तरफ और वो इस तरीके से ऊपर जाएगा। हमें पता करना है कि मैक्सिमम हाइट जहाँ जाता है वो कितनी है। एक गलत अप्रोच बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या है आप लोग बताना इसमें मैंने गलती क्या करी। हमारे पास इनिशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ mv², जो कि इस ब्लॉक की होगी, उसकी वैल्यू आ जाती है हाफ इंटू मास की वैल्यू है 1 इंटू v², यानी 5 का स्क्वायर विच इज 25, विच इज इक्वल टू 12.5 जूल। अब 12.5 जूल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? नेट मास अब हो जाता है 5, तो mgh। तो मास की वैल्यू है 5 kg, 4 kg और 1 kg मिलके 5 kg हो जाएंगे। mgh 5 इंटू जी की वैल्यू 10 है इंटू h, इसकी वैल्यू आ जाती है 50h इज इक्वल टू 12.5, यानी h इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 50। इसमें क्या गलती कर दी? एक बहुत ही बड़ी गलती करी है कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी, हमारे कुछ एनर्जी खो जाएगी। हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं कोलिजन होने के बाद। कोलिजन होने से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो, उसे हम इस mgh से इक्वेट नहीं कर सकते। तो पहले पता करते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है इसमें। कोलिजन के बाद हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है उसका मास हो जाता है 5 kg और उसकी कुछ इस तरफ वेलोसिटी होगी, उसे हम बोल देते हैं v। सबसे पहले हम करेंगे मोमेंटम बैलेंस। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में मास टाइम्स वेलोसिटी, यानी 1 इंटू 5।
ये ब्लॉक तो रेस्ट पे था तो प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का मिलाकर के फाइनल मास कितना है 5 kg। वेलोसिटी कितनी है इस तरफ v, तो 5 × v, तो v की वैल्यू आ जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही जल्दी आ गया। अब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये जो हमारा कंबाइंड मास है 5 किलो का, उसकी वैल्यू हो जाती है हाफ mv², तो हाफ × 5 × 1² यानी कि 2.5 जूल। हमारी इस बुलेट की एनर्जी कितनी थी, इसकी बुलेट की एनर्जी थी हाफ × 1 × 5² यानी कि 12.5 जूल। तो हमारी बुलेट की जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, पहले थी 12.5 जूल, उसके बाद कोलिजन हुआ और हमारे सिस्टम की एनर्जी सिर्फ बचती है 2.5 जूल, और उसके बाद यही एनर्जी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वैल्यू हो जाएगी mgh। मास की वैल्यू है 5, ग्रेविटी की वैल्यू है 10, h की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ से h की वैल्यू आ जाती है 0.05 मीटर। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हमने इस कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन में जो 10 जूल की एनर्जी लॉस्ट हुई है, 10 जूल की एनर्जी जो हमारी लॉस्ट हो गई है, गर्म हो गया होगा ये ब्लॉक, है कुछ ना कुछ हुआ होगा, थोड़ा डिफॉर्म हो गया होगा, थोड़ी आवाज़ आई होगी पटाक की वहाँ पर, उसको कंसिडर करना है। डायरेक्टली 12.5 जूल इज इक्वल टू mgh मत करना, वो एक गलत अप्रोच है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास 2 मास है जो स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और एक तीसरा मास आकर उसे टक्कर मारता है, इनिशियल वेलोसिटी u से। अच्छा, तीनों मास आइडेंटिकल हैं, सबकी वैल्यू है m किलोग्राम। अब देखो जब ये इससे टकराएगा तो परफेक्टली इलास्टिक है सब, तो इसकी पूरी की पूरी स्पीड इसको ट्रांसफर हो जाएगी और ये वाला ब्लॉक जो अभी u से आ रहा है वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब ये वाला जो मास है इसकी इस तरफ स्पीड आ जाएगी कुछ u, तो वो इस तरफ आने लगेगा। जैसे ही वो इस तरफ आने लगेगा स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगी, तो स्प्रिंग उसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी कुछ। स्प्रिंग फोर्स एक तरफ नहीं लगा सकती, वो दूसरी तरफ भी फोर्स लगाएगी, इस वाले ब्लॉक पर भी फोर्स लगेगा। अब ये वाला ब्लॉक अभी तक रेस्ट पे था, उस पर फोर्स लगना शुरू हुआ तो वो भी इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक यहाँ से पहले यहाँ आ गया और स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस हो गई, ये ब्लॉक थोड़ा आगे गया, फिर ये थोड़ा आगे जाएगा और स्प्रिंग थोड़ी कंप्रेस होगी, फिर स्प्रिंग खुलने लगेगी और फिर इस तरीके से ये स्प्रिंग कुछ ऐसा मोशन करते हुए पता नहीं किस तरीके से जाएगी, एक वॉर्म की तरफ चलेगी। पहले कंप्रेस हो रही है, फिर इधर जा रही है, कंप्रेस हो रही है, इधर जा रही है, साथ में पूरा सिस्टम इधर भी जा रहा है, कुछ अजीब सा इसका मोशन होगा। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। हमें बताना है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। अब देखो फोर्स वेरिएबल फोर्स, ऐसे फोर्स और टाइम उस वाले मेथड से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी पावर से हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसने अपनी पूरी की पूरी स्पीड इसे ट्रांसफ़र कर दी होगी, तो हमारे इसकी स्पीड हो जाती है u। अब इसे अभी के लिए भूल जाओ। अब इस सिस्टम को देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, ठीक है, और एक स्प्रिंग बीच में है। स्प्रिंग कंप्रेस कब होगी? जब इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी कुछ। अगर इसकी भी इस तरफ वेलोसिटी सेम है, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड, तो स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद हो जाएगी, वो इसी तरीके से मूव करेगी। अगर इसकी स्पीड थोड़ी भी ज़्यादा है 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस हो रही है। अगर इस वाले ब्लॉक की स्पीड ज़्यादा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी स्प्रिंग अब वापस से स्ट्रेच होने लगी है, फिर से खुलने लगी। यानी मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? जिस वक्त दोनों की स्पीड सेम हो, दोनों ब्लॉक की स्पीड जिस वक्त सेम हो। तो हमें वही पता करना है कि किस वक्त दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। अज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ी देर बाद स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आ गया है। कितना कंप्रेशन आया स्प्रिंग में? x अमाउंट से। साथ में हमारे जो दोनों ब्लॉक हैं उनकी कुछ वेलोसिटी है जो कि सेम होगी। इस तरफ उसे हम बोल देते हैं v, इसकी भी इस तरफ होगी v, और इन दोनों के बीच में वो स्प्रिंग अभी भी लगी हुई है जो कि अब कंप्रेस्ड है। अब ये कोलिजन की तरह हो गया। कोलिजन में क्या होता था, इस तरीके से आते थे और चिपक जाते थे और फिर मूव करने लग जाते थे। वहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन होता था, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती थी वो डिफॉर्मेशन में चली जाती थी, ये दोनों चिपक जाते थे, कुछ गर्म हो जाते थे। इस केस में हमने उस डिफॉर्मेशन की जगह एक स्प्रिंग लगा दी है, एक आइडियल स्प्रिंग। तो वो चिपकते तो हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन फिर से दूर आते हैं क्योंकि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इस केस में एनर्जी लॉस्ट नहीं होगी, एनर्जी
स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, जिसे रिकवर किया जा सकता है। हम पहले मोमेंटम कंजर्व करेंगे। इनिशियल केस में हमारा मोमेंटम है m इंटू यू प्लस इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू ज़ीरो, क्योंकि स्पीड ज़ीरो है। फाइनल मोमेंटम है, दोनों मास की वेलोसिटी है v, तो mv प्लस mv। यहाँ से हमें मिलता है m से m कट गया, m कट गया, v इज इक्वल टू u बाई टू। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन है उस वक्त दोनों की स्पीड इस तरफ है u बाई टू। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस कोई भी एनर्जी इस बार वो डिफॉर्मेशन में लॉस्ट नहीं हुई है। जो भी एनर्जी लॉस्ट हमें दिखेगी वो एक्चुअली स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गई है। स्प्रिंग के अंदर अगर एनर्जी स्टोर होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू है हाफ एम यू स्क्वायर, उसकी वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी है, अब हमारे पास दो मास हैं जो कि u बाई टू से मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ट्वाइस ऑफ हाफ m। वेलोसिटी उनकी कितनी है, u बाई टू, u बाई टू का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। तो ये हाफ एम यू स्क्वायर है, इस तरफ हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 m यू स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर हुई है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/4 m यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो गई है। हम ये जो कंप्रेशन है उसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ 2 कट जाएगा और x इज इक्वल टू u अंडर रूट ऑफ m बाय 2k। इनिशियल वेलोसिटी का लीनियर फंक्शन आ रहा है ये। ओब्लिक कोलिजन या फिर 2 डायमेंशनल कोलिजन, उसमें क्या होता है, आती है ऑब्जेक्ट इस तरीके से और कुछ इस तरीके से 2 डायमेंशनल प्लेन में हमारे पास मोशन होने लगता है। इसके फॉर्मूले याद करने की कोशिश भी मत करना, याद कर नहीं सकते, और इसकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी वैल्यूज इस तरह की होंगी कि हमें फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस कोलिजन में एक्स्ट्रा ऐसा क्या हो गया, इस कोलिजन में हमारे पास वेलोसिटी के कुछ कॉम्पोनेंट आते हैं, किधर है किधर है। हमें मोमेंटम कंजर्व करना है, हमें एनर्जी कंजर्व करनी है। एनर्जी तो हमें कंजर्व करनी आती है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मोमेंटम में अब देखो हमारे पास इस वेलोसिटी को देखो, इस वेलोसिटी का कुछ ऊपर की तरफ भी कंपोनेंट है, इस तरफ भी कंपोनेंट है, तो ऊपर की तरफ भी कुछ मोमेंट है, इस तरफ भी कुछ मोमेंटम है। साथ ही नीचे वाली जो वेलोसिटी है उसका भी नीचे की तरफ कुछ कंपोनेंट आएगा, तो नीचे की तरफ कुछ मोमेंटम आएगा। हमें बस ये वाई एक्सिस वाले मोमेंटम की एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखनी पड़ जाती है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है, एक्स एक्सिस में हमारा इनिशियल मोमेंटम है, तो पहले लिख दो एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में m1 u1 इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस में इस m2 का क्या कंपोनेंट है, m2 इंटू v2 cos θ2 प्लस m1, ये नीला वाला m1 है इधर, m1 का भी कुछ कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, m1 इंटू v1 cos θ1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्चुअली ये वर्टिकल नहीं है, हम बस देख रहे हैं ऊपर से, तो इस वाले डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम देखें, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसकी, तो पूरी वेलोसिटी इस तरफ है, ऊपर वाले डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है वेलोसिटी का, यानी 0 इज इक्वल टू, इसका ऊपर की तरफ क्या कंपोनेंट है, m2 इंटू v2 साइन θ2। ये m1 का क्या कंपोनेंट है, m1 का नीचे की तरफ कंपोनेंट है, तो पहले तो हमें इस प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, माइनस m1 साइन θ1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। एक्चुअली इसको इस तरफ ले आओ तो हमारा ये बन जाता है ये। बस ये 2 इक्वेशन है, साथ में आप हाफ m1 v1 स्क्वायर लगा सकते हो। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इक्वेट करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, हाफ
m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर। इस तरीके से हम मोमेंटम और एनर्जी को इक्वेट करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो, हमारे पास नोन वैल्यूज कितनी है? हमारे पास नोन वैल्यू है m1 m2, हमें दोनों का वजन पता हो सकता है ऑब्जेक्ट का, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो पता हो सकती है u1। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल है v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 कितनी है, θ1 वो किस एंगल पे गया है, v2 क्या वेलोसिटी है पार्टिकल 2 की और वो भी किस एंगल पे गया है, हो सकता है उसका भी कुछ एंगल। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। इक्वेशंस कितनी है हमारे पास? 3 इक्वेशंस है। ये काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है। तो 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको लगेगा नहीं, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हमने कर दी। हमने अज्यूम किया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर हमने अज्यूम किया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ये कैसे हुआ? दरअसल हम θ2 पता कर सकते हैं, हमें θ2 पता है। देखो हमारे पास ये नीली वाली बॉल है, इस तरीके से ये कुछ इस तरफ जा रही होगी, साथ में हमारे पास ये लाल वाली बॉल है। बहुत ध्यान से देखना, हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सी है? ये वाली, ठीक है। इस बॉल ने दूसरी बॉल को धक्का मारा है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, वो सिर्फ उसे पुश कर सकती है, सिर्फ पुश कर सकती है। तो इस बॉल के ऊपर जो भी इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, जो भी इम्पल्सिव फोर्स लगेगा वो इस लाइन ऑफ इंपैक्ट वाले डायरेक्शन में ही लगेगा। तो हम θ2 पता कर सकते हैं। θ2 एक्चुअली लाइन ऑफ इंपैक्ट का डायरेक्शन है। अभी θ2 कैसे पता करेंगे? ये देखो, अगर हमें किसी तरीके से इन बॉल्स के रेडियस की वैल्यू पता चल जाए और ये हाइट, इसे h बोल देता हूं, मान लो कि वो कितना ऑफ सेंटर है, एक लाइन में होने की बजाय कितना ऊपर और कितना नीचे, अगर मुझे वो पता चल जाए तो मैं इस θ2 की वैल्यू पता कर सकता हूँ। θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ रेडियस इंटू साइन θ2 इज इक्वल टू h। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। बस मैं ये बताना चाहता था कि θ2 हमें पता हो सकता है, θ2 हमें पता चल सकता है। फिर हमारे पास बचेंगे सिर्फ 3 वेरिएबल्स और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओब्लिक कोलिजन में क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफिकल्ट है तो एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता करना है कि θ1 की वैल्यू कितनी है। हमें दिया गया है कि सभी मास बराबर हैं और हमें वो h वगैरह नहीं पता है, हमें डायरेक्टली बता दिया θ2 की वैल्यू है 53 डिग्री। सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कराएंगे इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियल है mu इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल की वैल्यू कितनी है m इंटू v2 cos 53 डिग्री प्लस m इंटू v1 cos θ1। क्योंकि मास सभी सेम है तो ये मास 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 कैंसिल हो जाता है और वैल्यू आती है u इज इक्वल टू v2 cos 53 प्लस v1 cos θ1। इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में मोमेंटम को बैलेंस करो। इनिशियल मोमेंटम ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में देखो 0 है, वो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रही थी, तो 0 इज इक्वल टू इस लाल वाली बॉल का ऊपर की तरफ मोमेंटम कितना है v2 साइन θ2, इसको m से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी मास है, माइनस इस नीली वाली बॉल का नीचे की तरफ है कुछ, तो इसलिए माइनस लगाएंगे और लिख देंगे m v1 साइन θ1। फिर m कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाती है वैल्यू इस इक्वल टू को यहाँ से हटा दो और इन्हें इक्वेट कर दो। अब हमें एक इक्वेशन चाहिए एनर्जी वाली इक्वेशन। तो एनर्जी वाली इक्वेशन जो है वो आ जाती है हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ पे हाफ m सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हमारे पास कुछ cos θ1 cos θ2 है, sin θ1 sin θ2 है। अगर हम इनका होल स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है। उसी को यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो।
लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 0। राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले को देखते हैं पहले, तो आ जाता है v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 53 प्लस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2v2 v1 कॉस 53 कॉस थीटा 1। अब ये नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो v2 स्क्वायर मतलब प्लस ही होएगा ये, साइन स्क्वायर 53 प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2v1 v2 साइन 53 साइन थीटा 1। अब देखना यहां पर है v2 कॉस स्क्वायर 53 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 53, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें मिलेगा सिर्फ v2 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 और v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ये फिर से ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा सिर्फ v1 स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमें मिलेगा v2 स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमें मिलेगा v1 स्क्वायर, फिर हमें मिलेगा प्लस 2v1 v2 और ब्रैकेट में बचेगा cos 53 cos थीटा 1 माइनस साइन 53 साइन थीटा 1। इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या वैल्यू मिलती है, इक्वेशन नंबर 3 से हमें पता चलता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पर भी यू स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये अगर बराबर है इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होने के लिए इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन है क्या, ये एक्सप्रेशन है, अगर मैथ्स में आप पढ़ोगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है cos 53 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 0। cos 53 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 0। cos में वैल्यू 0 कब आती है, 90 डिग्री पर। इससे हमें पता चलता है 53 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास दो बॉल हैं और वो ओब्लिक कोलिजन होता है, अगर उनके मास सेम है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अच्छा, एक बॉल हमेशा रेस्ट पे होनी चाहिए। अगर एक बॉल रेस्ट पे और मैं उसे टकराता हूँ, सीधा टकराऊंगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। अगर ओब्लिक कोलिजन हुआ है तो 90 डिग्री पर ये दोनों मूव करेंगे। ये हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है। कोलिजन में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं, उसके बाद उनका मोमेंटम ट्रांसफर होता है, वो इस तरीके से अपने पाथ से अलग डायरेक्शन में चली जाती है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन में जाने वाली थी, अब ये स्ट्रेट लाइन की बजाय कुछ और डायरेक्शन में जा रही है, हो सकता है वापस चली जाए। तो बेसिकली डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन वाला पाथ इज इक्वल टू कोलिजन। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच करें। मान लो ये दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स है तो ये बहुत दूर से ही आपस में रिपल्सिव फोर्स इनमें आ जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली टच करें और वापस इस तरीके से चले जाएंगे। तो मोमेंटम अभी भी कंजर्व होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि एनर्जी भी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ पे हमने टच नहीं किया लेकिन सारे इफेक्ट कोलिजन जैसे ही है, और इसी का हमने एक नया नाम रखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली इसे हम स्टडी करते हैं जब हमारे छोटे छोटे अल्फा बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स, उनके जो इंटरेक्शन होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है लेकिन वो कभी टच नहीं करते, इसीलिए उसे स्कैटरिंग बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट कभी टच नहीं करती। जब हमें लगता है कि ये टच कर रहे हैं लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करने लगे हैं और वही फोर्स हमें लगता है। हमने देखा था कि कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक टाइप होता है। रॉकेट प्रोपल्शन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रॉकेट प्रोपल्शन में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम यूज होते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, इसीलिए उसे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। रॉकेट में होता क्या है, उसके अंदर कुछ फ्यूल होता है, उसे जलाया जाता है तो वो थोड़ा एक्सपैंड करता है, पीछे एक छेद होगा तो उसमें से वो बाहर निकलेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस तरफ, उसका कुछ वजन होगा इस तरफ। अब अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो ये इस तरफ फेंका है तो ये भी थोड़ा इस तरफ आगे बढ़ेगा, और यही होता है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मान लो कुछ रेट हमें बताई होगी कि r kg पर सेकेंड, इतना फ्यूल जल रहा है, इतना फ्यूल जल रहा है तो उतना ही फ्यूल बाहर भी फेंक रहा है।
वो फ्यूल बाहर फेंक रहा है, हमें रेट ऑफ मास जो बाहर फेंक रहा है वो पता चल गई। फिर हमें पता चलता है किस वेलोसिटी से वो फेंका है, जैसे कि u वेलोसिटी, u मीटर पर सेकेंड से उसे बाहर फेंका जा रहा है। अब ये u रिलेटिव होगी रॉकेट के रिलेटिव इस तरफ u है। अगर रॉकेट इस तरफ v से जा रहा है तो उस जो मास बाहर फेंक रहा है उसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी u माइनस v। अभी उसे भी देखते हैं। अच्छा, इसमें फिर धीरे धीरे फ्यूल जलता जाएगा तो उस रॉकेट का वजन कम होता जाएगा, उसका कुछ इनिशियल मास होगा जिसे हम बोल देते हैं m0। फिर टाइम के साथ वो मास कम होता जा रहा है, कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू इनिशियल मास माइनस आर टी। यहाँ पर आर ये रेट है जो हमें दी गई है कितनी तेजी से फ्यूल जल रहा है। अब मास चेंज हो रहा है, उसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा मोमेंटम चेंज होने के कारण। इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी भी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी है v। ये v टाइम का फंक्शन होगी क्योंकि समय के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसे भी मैं सिर्फ v लिख देता हूँ। किसी भी टाइम t पर हमारे पास है वेलोसिटी v, उसके बाद एक छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा t के बाद हमारी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी और अब हो जाएगी v प्लस डेल्टा v। पीछे की तरफ एक मास उस छोटे से टाइम इंटरवल में डेल्टा m बाहर फेंका गया होगा। उससे पहले कितना फेंक चुके उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस डेल्टा टी टाइम के दौरान हमने डेल्टा एम मास फेंक दिया। उस डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एम इज इक्वल टू रेट है आर डेल्टा टी। अब उस मास को फेंका है u वेलोसिटी से इस तरफ जो कि रॉकेट के रिलेटिव है, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इस तरफ कितनी होगी, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी u माइनस v। ये रिलेटिव वेलोसिटी से हम पता कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। t इज इक्वल टू टाइम t पर, फिर t इज इक्वल टू टाइम t प्लस डेल्टा टी पर, यानी डेल्टा t सेकेंड बाद क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियली क्या था, हमारे पास एक रॉकेट था जिसके अंदर मास था m, वो भी टाइम का फंक्शन होगा। मास m टाइम का फंक्शन है, देखो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। उसकी इस तरफ वेलोसिटी थी पूरे के पूरे की, तो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू v इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में पहले हम रॉकेट का लिखते हैं। रॉकेट का मास कुछ कम हो गया है तो वो है m माइनस डेल्टा एम। उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ गई है, वो हो जाती है v प्लस डेल्टा v प्लस इसके जो छोटा सा प्रोडक्ट है जो इस तरफ फिक गया है उसका कुछ मोमेंटम होगा। अच्छा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो वो नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पर माइनस हमें लगाना पड़ेगा। माइनस उसकी स्पीड है इस तरफ u माइनस v और उसका वजन है डेल्टा एम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमने कर दिया। यहाँ से इसको अगर हम खोल देंगे ब्रैकेट को तो आता है m डॉट वी इज इक्वल टू m डॉट वी प्लस m डॉट डेल्टा वी माइनस v इंटू डेल्टा एम माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस u डेल्टा एम प्लस v डेल्टा एम। यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, साथ में v डेल्टा एम और ये माइनस v डेल्टा एम ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो बची हुई वैल्यूज़ हैं उसे हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाती है 0 इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा एम टाइम्स डेल्टा v माइनस u डेल्टा एम। यहाँ से लिख सकते हैं, इसे हटा दो, इसको इधर ले आओ और हमें मिल जाता है डेल्टा v इज इक्वल टू u डेल्टा m अपॉन m माइनस डेल्टा एम। अब ये डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम यानी चेंज इन मास। वो जो हमने प्रोपल्शन किया था, कुछ जलाया था फ्यूल, उसका मास, उसकी मास की वैल्यू है कितने केजी पर सेकेंड जला रहे थे और डेल्टा टी कितना है यानी r डेल्टा टी। उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। इससे हमें मिल जाता है डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू u डेल्टा एम की वैल्यू है r डेल्टा टी डिवाइडेड बाई m माइनस डेल्टा एम की वैल्यू फिर आ जाती है r डेल्टा टी। हमें डेल्टा टी नहीं पता और यहाँ पर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है, मास भी समय के साथ चेंज हो रहा है। इससे हमें एक चीज़ तो पता चलती है कि अब हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी छोटा करते जाओ, इतना छोटा कर दो कि उसकी वैल्यू बन जाए डी टी। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया। डेल्टा वी की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा वी बन जाता है डी वी इज इक्वल टू यू
आर डी टी अपॉन एम माइनस आर डी टी। अब माइनस में है आर डी टी, यहाँ पर देखो आर डी टी, ये वाला डीवी ये वाला डी टी मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहा है। तो किसी भी फाइनाइट ऑब्जेक्ट में से एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी को आप माइनस करोगे तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे यहाँ से हटा देंगे। अब मास m हमें पता है कि टाइम का फंक्शन है, समय के साथ साथ उस रॉकेट का वजन कम हो रहा है, उसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हमारा बन जाता है dv इज इक्वल टू एम नॉट माइनस आर टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, dv अपॉन dt इज इक्वल टू यू आर अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो किसी भी टाइम t पर मैं उस रॉकेट का एक्सेलरेशन पता कर सकता हूं। देखो समय बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, यानी समय के साथ साथ उस रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। इस फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं, dv अपॉन dt इज इक्वल टू यू आर अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। इस फॉर्मूले से हमें मिलता है dv इज इक्वल टू यू आर डी टी अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। इसे इस तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इसे भी इस तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। वेलोसिटी 0 से लेकर v तक गई है, टाइम 0 से लेकर t तक गया है, तो उससे हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है और वो आ जाती है वेलोसिटी v इज इक्वल टू u लॉग यानी नेचुरल लॉग एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। या फिर इसे बोल सकते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन। इजेक्ट, क्या इजेक्ट हो रहा है? उसमें से कुछ पार्टिकल्स इजेक्ट हो रहे थे, तो वो इजेक्शन वेलोसिटी है, इनटू लॉग ऑफ ln ऑफ एम नॉट क्या है? उस रॉकेट का इनिशियल मास, अर्थ से कभी शुरू हुआ होगा तो उसका कुछ इनिशियल मास रहा होगा, डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस आर टी। क्या है? किसी भी टाइम टी पर उसका जो भी मास बचा है वो। तो ये मास रेशियो रॉकेट में चेंज होता रहता है। इनिशियली उसका कुछ वजन था, कुछ टाइम बाद उसका कुछ वजन कम हो गया होगा, उसे हम बोल सकते हैं किसी भी टाइम टी पर उसका क्या वजन है। इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, पर ये दोनों फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक रॉकेट है जिसका वजन है, इनिशियल वजन एम नॉट बोल देते हैं इसे, एम नॉट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम। उसकी बर्न रेट है कुछ 1.4 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा सामान जल रहा है उसमें। वी एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है उसकी रॉकेट के रिलेटिव वेलोसिटी होती है 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि इनिशियल एक्सेलरेशन जिस वक्त रॉकेट शुरू हुआ है या किसी ने उसमें आग लगाई है उस वक्त उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? v इजेक्शन इनटू r, जो भी रेट है जलने की, बर्न रेट, डिवाइडेड बाय मास एट एनी टाइम t। उस वक्त क्या मास था। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया था, उसे बस मैंने घुमा करके लिख दिया है। v इजेक्ट की वैल्यू है हमारे पास, v एग्जॉस्ट 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻⁶ इंटू रेट जिस रेट से चल रहा है वो है 1.4 इंटू 10⁻⁴। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये तो होता है जब कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। अगर स्पेस में जाकर के रॉकेट को शुरू करोगे तो उसे इनिशियली इन सब कंडीशंस के साथ सिर्फ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा। रॉकेट स्पेस से नहीं शुरू होता, रॉकेट अर्थ से शुरू होता है, तो अर्थ की वजह से उस पर एक ग्रेविटेशनल पुल भी है, उसकी वजह से उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअली 12 माइनस 9.8 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इतना महंगा रॉकेट बनाया हुआ, सिर्फ 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है। रॉकेट उड़ता है तो इसीलिए धीरे धीरे उड़ता है, इवेंचुअली उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इस रॉकेट को हमें अर्थ से बाहर निकालना है, यानी इसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ की? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी उतनी हो जानी चाहिए। वेलोसिटी का हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट इंटू ln m0 अपॉन m।
m एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। टाइम के साथ साथ रॉकेट का वजन कम होता जाता है। हमें वही पता करना है कि ये जो रेशियो है m0/m वो कितना होगा। वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट कितनी है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट है 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ln m0/m। ये 10⁻³ से ये 10⁻³ गया और हमें मिल जाता है 4.48 इज इक्वल टू ln ऑफ m0/m। m टाइम का फंक्शन है, समय के साथ साथ रॉकेट का m कम होता जा रहा है। अच्छा, लॉग फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? e⁻4.48 इज इक्वल टू m0/m। इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 88, यानी कि m0 इज इक्वल टू 88 टाइम्स m। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब m0 इज 88 टाइम्स ऑफ m। m क्या है? किसी भी टाइम t पर रॉकेट का जो भी वजन होता है। तो अगर हमारे रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है, हमें अर्थ छोड़ के जाना है, मान लो 1 किलो का सामान हमें अर्थ से बाहर पहुंचाना है, तो हमें 88 किलो का रॉकेट यहाँ से लेकर उड़ना पड़ेगा 88 टाइम्स। और अभी तो हमने एयर रेजिस्टेंस और बाकी फ्रिक्शन ये सब कंसिडर भी नहीं किया। अगर हम वो सब फैक्टर्स को कंसिडर कर लें, रियल लाइफ में हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली m0 इज इक्वल टू 180 टाइम्स m। इसका मतलब अगर हमें एक कार जैसी ऑब्जेक्ट, कार का वजन कितना होता है? मान लो 1000 kg, उसे हमें अर्थ से एस्केप कराना है, तब हमें जब अर्थ से रॉकेट को स्टार्ट करना होगा, जिस वक्त रॉकेट अर्थ से स्टार्ट होगा, उस रॉकेट का वजन होना चाहिए 180 टाइम्स m, यानी कि 1000 इतना kg। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो अब हम क्या करें? इससे बचने के लिए रॉकेट्स को मल्टी स्टेज बनाया जाता है। रॉकेट्स के कुछ पार्ट उस रॉकेट को छोड़ देते हैं और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट फिर आगे एक्सेलरेट किया जाता है। वजन हम बीच में अलग तरीके से कम करते जाते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका भी किया जा सकता है कि हम रॉकेट को जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट ना करें। रॉकेट को एक प्लेन के ऊपर रख दो, प्लेन को उड़ाओ, उसकी स्पीड लेके जाओ कुछ अच्छी 100 मीटर पर सेकेंड या 300 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर से उस रॉकेट को लॉन्च करो, तब ये रेशियो कम हो जाता है। और सैटेलाइट जब हमें छोड़ने होते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, तो हम उस मेथड को यूज़ करते हैं। एक प्लेन के ऊपर से भी रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो अब हमने पूरा कोलिजन चैप्टर एक सिंगल वीडियो में पढ़ लिया। ये वाले नोट्स का लिंक डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में है। और रॉकेट उड़ाओ यार, क्रैशअप का थोड़ा सब्सक्राइब कराओ, अपन भी आज छोड़ के जाएं थोड़ा मून पर। Good. Go and then dance after this. So अब हम लोग वापस जा रहे हैं सैंड बैंक से। यहाँ सैंड बैंक इन मालदीव्स, छोटे छोटे से आइलैंड है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब अभी कुछ लोग आ गए हैं और हम लोग आए जैसे। टाइम टू गो बैक। वो हमारी बोट है उधर।